मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि हम लोग यूडिटेरिया का एनसीईआरटी जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है स्टार्ट किए हुए दोस्तों। और अभी तक जो है हम लोग हिस्ट्री का जो 4 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पांचवा जो प्रैक्टिस सेट है वो भूगोल का है। ध्यान रखेंगे, पांचवा जो प्रैक्टिस सेट है वो भूगोल का है। तो आइए आज जो है हम लोग भूगोल का भी पांचवा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 5 है और सेट नंबर 5 पे भूगोल विषय प्रश्न पत्र से संबंधित है। और आइए देखते हैं, जो इसमें भी 4 सेट दिया हुआ है तो इसमें कौन कौन सा जो है कक्षा का सेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ऑल चैप्टर इसमें शामिल है। एनसीईआरटी क्लास 6 जो है ऑल चैप्टर शामिल है और क्लास 7 भी ऑल चैप्टर शामिल है और क्लास 8 का 1 और 2 चैप्टर शामिल है। 1 और 2 चैप्टर शामिल है, यानी इस बुक का ही नाम रखा गया आधार सीरीज। तो अभी दूसरा जो है सीरीज़ आने वाला है तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, कथनों पर विचार करें। ठीक है, पूर्ण चंद्र को लगभग हर एक 15 दिनों के में एक बार देखा जा सकता है। ठीक है, तो 15 दिनों में नहीं, पूर्ण चंद्र को जो है यानी महीने में एक बार देखा जा सकता है। ध्यान रखेंगे, यानी एक मंथ में जो है सिर्फ एक बार देखा जा सकता है, जिसको क्या बोला जाता है तो पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा यानी महीने में एक बार देखा जा सकता है पूर्ण चंद्र को। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। ध्यान रखेंगे, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। इसमें जो है केवल 2 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन चुने। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, बिल्कुल सही है। यानी सूर्य के बाद जो है आपको आता है, ठीक है, सूर्य के बाद आपको आता है बुध, शुक्र और पृथ्वी। बुध, शुक्र और पृथ्वी, ठीक है, यानी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ठीक है, बड़ा के रूप में पूछा है तो पृथ्वी जो है 5वां बड़ा सबसे ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है 1 सही है, 2 आपका जो है गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है पृथ्वी का आकार गेंद के समान है। तो पृथ्वी का आकार गेंद के समान नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। पृथ्वी जो है अपने ध्रुवों पे चिपटी है। ठीक है, अपने ध्रुवों पे क्या है, चिपटी है, जिसे क्या कहते हैं, भू आभ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, भू आभ कहा जाता है। और भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें 1 सही हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते दिया हुआ है। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ नहीं होगा, ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार होगा। क्या होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सूर्य से दूरी के सही क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस है। तो सूर्य से दूरी के सही क्रम में बृहस्पति और शनि तो ठीक है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून आता है। ठीक है, ठीक है, अरुण, वरुण। तो ध्यान रखेंगे बृहस्पति, शनि, यानी ये भी ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1 भी गलत है और 2 भी गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 सही है न तो 2 सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन जो है गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करें, इसमें मिलान करना है आपको। नेपच्यून का उपग्रह पूछा है। इसमें मिलान में जो है उपग्रह या चंद्रमाओं की संख्या कितनी है। तो नेपच्यून का जो है उपग्रह होते हैं 13। ध्यान रखेंगे, नेपच्यून के उपग्रह 13,
यूरेनस के 27 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 53 उपग्रह हैं और मंगल के जो है 2 उपग्रह हैं। ध्यान रखेंगे, नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं, यूरेनस के 27 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 53 उपग्रह हैं और मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ याद रखिएगा कि 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो वो है बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का जो है आपको 1 उपग्रह है, पृथ्वी का 1 उपग्रह है। ठीक है, मंगल का जो है आपको 2 उपग्रह, मंगल का उपग्रह तो दिया हुआ है। शनि का भी 53 उपग्रह, शनि का कितना उपग्रह है, तो शनि का भी 53 उपग्रह है। ध्यान रखेंगे, बुध का कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का 1 उपग्रह, मंगल का 2 उपग्रह, बृहस्पति का 53 उपग्रह। ठीक है, और शनि का भी 53 उपग्रह। उसके बाद यूरेनस का 27 उपग्रह। उसके बाद जो है नेपच्यून का 13 उपग्रह, नेपच्यून का 13 उपग्रह। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 5 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो कारण दिया है, कथन देख लेते हैं इसका, कथन दिया है, कारण देख लेते हैं, कथन दिया है, कारण देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है, 27 दिनों में। बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। तो इसमें देख लेते हैं कथन, ये इसका सही है। कथन एवं कारण सही है, कथन एवं कारण सही है, एवं कारण कथन की सही व्याख्या है। ध्यान रखेंगे, कथन एवं कारण सही है। ठीक है, और एवं कारण कथन का सही व्याख्या है, तो इसके ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथनों पे विचार करें। 6 नंबर क्वेश्चन, पहला है, केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर जो है सुंदरवन का डेल्टा है। तो सिर्फ गंगा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, उत्तर अमेरिका चौथा दिए तो चौथा नहीं हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर अमेरिका जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है और तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका, चौथा जो है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद जो है 5वां है अंटार्कटिका और उसके बाद 6वां जो है आपका यूरोप हो जाएगा और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 1 और 2 दोनों ऑप्शन गलत है। तो असत्य कथन चुने दिया हुआ है, तो दोनों असत्य हैं, तो इसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे गंगा नदी सुंदरवन का डेल्टा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे जो है सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। एशिया से केवल जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, एशिया से जो है केवल कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, असत्य कथन इसमें भी दिया है, ध्यान रखेंगे, असत्य कथन को पहचान, तो एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरती है दिया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एक विषुवत रेखा गुजरती है। अफ्रीका से केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है दिया हुआ है, तो अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है, अफ्रीका से जो है तीनों रेखाएं गुजरती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन गलत है। मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा, ठीक है, केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है बोला है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, तो यानी ये तीनों ऑप्शन जो है असत्य है। तीनों ऑप्शन क्या है, असत्य है, इसलिए इसके आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एशिया से होकर गुजरती है। ठीक है,
सिर्फ कर्क रेखा नहीं, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एशिया से होकर के गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भूमध्य रेखा से लगभग 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा से, यानी ये ग्लोब है तो ये भूमध्य रेखा हुआ, ये जो है कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया ये 0 डिग्री और ये जो है 23.5 डिग्री। ठीक है, ये भी 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ध्यान रखेंगे कर्क रेखा जो है और विषुवत रेखा एशिया से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है 23.5 डिग्री उत्तर में जो है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है। ठीक है, और तीनों रेखा जो है किस महाद्वीप से गुजरते हैं, तो तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से, ध्यान रखेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरते हैं। और दो रेखा जो है दक्षिण अमेरिका से गुजरते हैं। दो रेखा जो है दक्षिण अमेरिका से गुजरते हैं, वो कौन कौन सा, तो ध्यान रखेंगे विषुवत रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अगर देश पूछे तो ब्राज़ील देश से दो रेखाएं जो है गुजरती हैं, ध्यान रखेंगे दोनों रेखाएं विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपको सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन दिया है, ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है। ठीक है, तो ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, ग्रीक भाषा में लीथस का अर्थ भूपर पट्टी होती है। तो लीथस का अर्थ जो है भूपर पट्टी नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत है, भूपर पट्टी नहीं होती है। लीथस का जो अर्थ होता है वो पत्थर होता है, स्टोन होता है, ध्यान रखेंगे। लीथर का जो होता है वो क्या होता है, पत्थर होता है। ठीक है, लीथस का मतलब ग्रीक भाषा में पत्थर होता है। और उसके बाद दिया है ग्रीक भाषा में हाइड्र, ध्यान रखेंगे हाइड्र का अर्थ पत्थर होता है, तो हाइड्र का अर्थ होता है जल, ध्यान रखेंगे हाइड्र का अर्थ क्या होता है, तो जल होता है, ध्यान रखेंगे। तो दोनों ऑप्शन गलत है, 2 और 3 ऑप्शन दोनों ऑप्शन गलत है और पहला ऑप्शन सही है। ध्यान रखेंगे बायोस का अर्थ होता है जीवन, लीथस का अर्थ होता है पत्थर, हाइड्र का अर्थ होता है जल। ठीक है, एटमस एक और याद रखेंगे, एटमास का अर्थ होता है, एटमास का अर्थ क्या होता है, वाष्प होता है। एटमास का अर्थ क्या होता है, वाष्प होता है ग्रीक भाषा में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है, केवल 1 सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। पहला है, उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। उपग्रह जो है सिर्फ अपने ग्रहों का परिक्रमा करते हैं और ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा करता है। तो ये ऑप्शन जो है क्या हो गया, गलत हो गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का क्या बोल रहा है कि 1/3 है, तो 1/3 नहीं है, 1/4 है, 1/4 है, ध्यान रखेंगे पृथ्वी के व्यास का। ठीक है, 1/4 जो है चंद्रमा का व्यास है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको दोनों ऑप्शन क्या है, गलत हो गया, दोनों ऑप्शन जो है इसका गलत हो गया, सॉरी 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन पूछा है, तो ध्यान रखेंगे असत्य कथन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा, तो देखेंगे इसको थोड़ा सा, ये पहला तो एकदम गलत है, आपको 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, लेकिन दूसरा देखेंगे, दूसरा सही है, क्योंकि उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यानी जिस तरह से ग्रहों का परिक्रमा उपग्रह करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार जो है उपग्रह भी जो है सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये गलत है तो असत्य पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी असत्य है, केवल बी असत्य है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं होते हैं,
किन ग्रहों के कोई भी ग्रह उपयुक्त नहीं होता? तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। नेपच्यून का हमने बताया, नेपच्यून के कितने उपग्रह हैं? तो 13 उपग्रह हैं, ठीक है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के जो हैं 27 उपग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति का 53 हमने बोला, पृथ्वी का 1 और मंगल का 2 उपग्रह हैं, ठीक है। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कथनों पर विचार करें। कथन, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसमें कथन दिया है और कारण क्या दिया है? पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, तो पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ा चपटी होती है, और जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ता जाता है नहीं, कम होता जाता है, ठीक है। तो बढ़ता जाता नहीं है, क्या होगा? कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ये तो कथन तो गलत है, लेकिन कारण सही है, कारण सही है। तो ऑप्शन देखते हैं किसमें दिया है, कथन एवं कारण सही है, तो ये तो गलत हो गया। कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। केवल कथन सही है, तो ये भी गलत हो गया। केवल कारण सही है, केवल क्या कारण सही है? तो केवल कारण सही है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। पहला है, ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है, तो पीछे दिया होता है। तो ग्रीनविच रेखा जो लंदन से गुजरती है, ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये कौन सी रेखा है? तो ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री, ठीक है। और ये बोल रहा है कि पूरब के स्थानों का समय जो है, तो ये पूरब में क्या होता है? ग्रीनविच से जो है समय जो है पूरब में आगे होता है, ठीक है, पीछे नहीं होता है, आगे होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए जो है पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो ये सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो सत्य कथन पूछा है, तो इसमें केवल 2 सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक या यमोत्तर माना गया है, तो भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक या यमोत्तर माना गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है भारत का 82.5 डिग्री ये पश्चिम दिया है, ठीक है। तो पश्चिम नहीं होगा, पूरब होगा, ठीक है। पश्चिम नहीं होगा, जैसे पूरब होगा, ध्यान रखेंगे क्या होगा? पूरब होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मानक रेखा तो 82.5 डिग्री है ही है भारत का, ठीक है, जो यूपी से, इलाहाबाद से या नैनी से गुजरता है और 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। जैसे 5 राज्य से गुजरता है मानक रेखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरता है, लेकिन भारत ये जो पश्चिम में ना होकर के ये कहाँ है? तो पूरब में, ध्यान रखेंगे पूरब में, ठीक है, 82.5 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के ये क्षेत्र को घेरता है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के समय को घेरता है, तो ये तो ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा ये कैसे होगा? तो ये जो है आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे यानी 360 डिग्री घूमने में कितना घंटे लग जाता है? तो 24 घंटे लग जाता है, 24 घंटे लग जाता है। और 1 घंटे में जो है 15 डिग्री देशांतर घूमती है। 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी? तो 15 डिग्री। ध्यान रखेंगे 1 घंटे में कितना देशांतर पृथ्वी घूमती है? तो 15 डिग्री, ठीक है। यानी 4 मिनट में जो है 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी जो है 1 डिग्री देशांतर घूम जाती है।
1 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा देखते हुए प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका जो है क्या है, दूसरा ऑप्शन भी ये गलत है। ठीक है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन चुनें। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या जो है 180 दिया है। 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या कितना है, तो 180 नहीं 179 है। कितना है, 179 है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है, 179 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360 डिग्री है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360 डिग्री है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री। एक तो ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, 179 हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांशों की संख्या 179 दिया है। तो अक्षांश की संख्या दिया है। ठीक है, तो अक्षांश की संख्या अगर पूछे तो 179 नहीं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री 181 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 181 हो जाएगा। पृथ्वी पे 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या कितनी है, 181 है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तो यानी 2 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 179 दिया है जबकि 181 होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 2 तीसरा ऑप्शन भी गलत है, यानी इसका आंसर जो है सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, दिया है ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रदीप्ति दीप्त उसे नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है गलत। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन होती है और एक परिक्रमण होती है। यानी जो पृथ्वी की गति है, ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है और इस एक गति को घूर्णन कहा जाता है, एक गति को जो है परिक्रमण कहा जाता है। जो चंद्रमा का, जो सूरज का परिक्रमा करता है उसे परिक्रमण कहती है, और पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद जो है प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं, तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता हो। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन क्या है इसका, दोनों ऑप्शन गलत है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है दक्षिण अयनात की स्थिति 23 सितंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें असत्य कथन बताना है। तो दक्षिण अयनात की स्थिति 23 सितंबर को होता है, तो ये तो आपको ये ऑप्शन जो है गलत है, 23 सितंबर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को अयनात की स्थिति होती है। दक्षिण में जो है 21 जून को जो है 21 जून को जो है कैसी स्थिति होती है, तो अयनात की स्थिति होती है, अयनात की स्थिति होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है विषु की स्थिति 21 मार्च एवं 22 सितंबर को होता है। ठीक है, तो विषु का जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिया है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषु कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या कहा जाता है, विषु कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तीसरा। देख लीजिए, उत्तर ऐनात की स्थिति 21 जून की होती है। ठीक है, उत्तर ऐनात की स्थिति जो है 21 जून की होती है, तो ये भी सही है तीसरा, यानी 2 और 3 ऑप्शन जो है क्या है, सही है। 2 और 3 ऑप्शन सही है, यानी इसका सी सही है। 2 और 3 ऑप्शन इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर ऐनात की स्थिति पर विचार करें। उत्तर ऐनात की स्थिति पर विचार करें। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत नहीं पड़ती है ऐनात की स्थिति में। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की ओर क्या है, झुका हुआ है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटा दिन होता है। तो 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन जो है गलत है, 1 और 3, यानी इसका जो है 2 सही है। ध्यान रखेंगे, इसका केवल 2 सही है। इसको समझ लें। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें जो है किस पे सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा पे। ठीक है, ठीक है, 21 जून को, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इन क्षेत्रों में ऊष्मा जो है अधिक प्राप्त होगा। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो ध्रुवों का क्षेत्र, यानी ध्रुव का, यानी ये पोल और ये पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पे क्या होगा, सूर्य की किरणें जो है कैसी पहुँचती है, तिरछी। यानी ये कर्क रेखा है, ध्यान रखेंगे 3 रेखाएं हैं। तो यहाँ पे अगर कर्क रेखा पे 21 जून को जो है सूर्य की किरणें सीधा पड़ता है, तो यहाँ पे जो है ध्रुव पे कैसा पड़ेगा, यानी तिरछी पड़ेगा, तिरछी पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव वाले भाग वाले रेखा पे जो है 6 महीने तक लगातार दिन होता है और 6 महीने तक लगातार रात होता है। तो ये भी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीम टैग मानचित्र कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीम टैग मानचित्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, यानी इसमें जो है सिर्फ 1 सही है, यानी इसका ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। उत्तरी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा, कौन सा, तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये ऑप्शन जो है गलत है। दूसरा ऑप्शन है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। तो पनामा जल संधि द्वारा जो है क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो पहला तो इसका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, लेकिन बुक में जो है इसका आंसर ये दिया है, तो बुक में भी आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्योंकि उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, उसके बाद जो है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो ये तो आपको पहला तो गलत होगा ही होगा। ठीक है, और दूसरा जो है सही है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा अलग हुआ है। पनामा जल संधि यानी एक सरकरी जल संधि है। ठीक है, सरकरी यानी पतला सा एक जल संधि है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यानी दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी केवल बी सही है।
से सत्य कथन चुनना है तो केवल बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार करें। कथनों पे क्या करना है, आपको विचार करना है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बिचेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो बिचेंद्री पाल विश्व की नहीं, भारत, ठीक है, बिचेंद्री पाल जो है ये दूसरी महिला थी और भारत की प्रथम महिला थी। भारत की प्रथम महिला थी और एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दूसरी महिला थी बिचेंद्री पाल। ठीक है, तो पहली महिला कौन थी, तो ये जान लें आप। पहली महिला जो थी वो आपको जापान की थी। कहाँ की थी, जापान की थी। ठीक है, और उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था जूको ताबोई। ध्यान रखेंगे, क्या नाम था उसका, जूको ताबोई। ठीक है, जूको ताबोई उसका नाम था। ठीक है, जूको ताबोई जो है कब चढ़ी थी, तो 1975 में। ठीक है, जापान की महिला थी जूको ताबोई जो 1975 में एवरेस्ट पर कदम रखा था। और बिचेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बिचेंद्री पाल को ध्यान रखेंगे। इसके बारे में जान लें कि बिचेंद्री पाल जो है ये 1984 में एवरेस्ट पे चढ़ी थी और भारत की प्रथम पहली महिला थी जिसने 1984 में एवरेस्ट पे चढ़ा था। और विश्व का अगर पूछे तो विश्व का भी बता दिए हैं, जूको ताबोई का नाम याद रखिएगा, जो 1975 में जो है एवरेस्ट पे कदम रखा था। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, यानी कि इसमें जो है क्या है, सभी गलत है। ध्यान रखेंगे, सभी क्या है, गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कथनों पर विचार करें। कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। पहला है, अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये गलत है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर नहीं है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, तो ये ठीक है। प्रशांत महासागर लगभग जो है वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप स्थित है। उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका और यूरोप स्थित है, तो ये भी गलत है। यानी इसका सिर्फ जो है दूसरा सही है, यानी इसका ऑप्शन जो है सी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के 1/3 भाग पर जो है फैला है। पृथ्वी के सबसे गहरा भाग जो है मैरियन गर्त प्रशांत महासागर में भी है। मैरियन गर्त कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो यहाँ पे यूरोप दिया है। ठीक है, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है प्रशांत महासागर के, तो ध्यान रखेंगे। अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर जो है ये तीसरा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अटलांटिक महासागर का जो है यस आकार का आकृति बनाता है। यस आकार का जो है आकृति बनाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका 2 सही है, बाकी सब गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्थिति के संदर्भ में सही है। भारत की स्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है, तो ये आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 यानी 4 दूना के 8, तो ये डिग्री 4 है, तो ठीक है। 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश,
ये क्या दिया है, उत्तरी अक्षांश दिया है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी दिया है, तो ये पश्चिमी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। बी देखते हैं, तो बी आपका बी भी गलत है, ठीक है। सी देखते हैं तो सी भी गलत है। इसका डी जो है ऑप्शन सही है। देख लीजिए डी ऑप्शन क्या क्या है डी में, तो ध्यान रखेंगे डी में क्या है, 8 डिग्री 4 उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। यानी भारत का देखा जाए तो भारत का जो है, ठीक है, भारत जो है उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। तो यहाँ पे जो रेखा काटती है, यानी ये अक्षांश रेखा जो है ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये वाला अक्षांश रेखा है ये कौन सा है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। कैसे याद करेंगे, नीचे वाला ध्यान रखेंगे, 4 दूना के 8, तो ऐसे याद हो जाएगा, 4 दूना के 8 यानी 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर वाला कैसे याद हुआ, तो 3 दिया हो तो 3 दूना के 6, आप बीच में एक जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, यानी 37 डिग्री 6 मिनट। अब आइए देखते हैं, ये तो अक्षांश की बात हो गई। अब देशांतर की बात करते हैं। तो देशांतर जो है यहाँ पे गुजरात वाले तट पे, तो ये हो जाएगा आपको 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। तो 6 1 7 और 1 8 ऐसे याद रखेंगे, 6 1 7 1 8 यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा यहाँ वाला जो है आपको देशांतर, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लें, यानी इसका डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन पर विचार करें। कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं, ठीक है। भारत में जैसे एक मानक समय है 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर, उसी तरह जो है अमेरिका में जो है 7 दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे जिसमें जो है आपका अमेरिका में 7 डिग्री है और कनाडा में 6 डिग्री मानक समय रेखा है। तो 23 का आपका पहला जो है सही है। दूसरा देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंचा शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है, ठीक है। तो कथन दूसरा जो है क्या है, गलत है। कथन दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है। बड़े देश जो होते हैं, ठीक है, पूरब से पश्चिम, बड़े देश जो होते हैं तो पूरब से पश्चिम, ध्यान रखेंगे पूरब से पश्चिम, ठीक है। इधर पूरब हो गया और इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है। वह पूरे देश का मानक समय एक नहीं रहता है, पूरब से पश्चिम, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ का मानक जो है एक समान नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, तो यही कारण होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में सजाइए। तो उत्तर, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो उत्तर में पहले जो है रावी दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहले तो चिनाब यहाँ पे है ऑप्शन में, तो पहले तो चिनाब आ जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद तापी, उसके बाद कावेरी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। तो ध्यान रखिएगा, केवल बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगता है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल से भी, ध्यान रखेंगे नेपाल से, यानी कितना हो गया, 4, ठीक है, 4 देश हो गया, जिससे 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगता है। कौन सा, 5 देश हो गया, ठीक है। 5 देश से जो है बांग्लादेश, चीन, 4 देश हो गया, बांग्लादेश, चीन, ठीक है, कितने देश से,
तो 4 देश से, ध्यान रखेंगे 4 देश से जो है भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का सीमा लगता है। तो ये ध्यान रखेंगे 4 देशों से, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल से जो है 5-5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का सीमा लगता है। ठीक है, और बाकी जो है म्यांमार से 4, भूटान से 4 और अफगानिस्तान से 1। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान दिया है लेकिन नेपाल नहीं दिया है, तो नेपाल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखिए, त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो सही बात है। ठीक है, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ, ध्यान रखेंगे 3 तरफ से, चारों तरफ से नहीं, 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसे शून्य रेखा भी कहा जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करें। महासागरीय सन्निहिता में परपटी की मोटाई महाद्वीपीय सन्निहिता की मोटाई से अधिक होती है। ठीक है, तो महासागरीय सन्निहिती में परपटी की मोटाई महाद्वीपीय सन्निहिती की मोटाई से अधिक होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। महाद्वीपीय सन्निहिती मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिज से बनी है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो एक व्याख्या को थोड़ा सा आप लोग सुनेंगे, इसका जो है डी आंसर हो जाएगा। इसके बारे में एक व्याख्या को समझेंगे कि पृथ्वी का जो ऊपरी सीमा या पृथ्वी को बोल सकते हैं कि एक प्याज के छिलके की तरह है। ठीक है, छिलते जाएंगे और उस पर जो है कवर बाय कवर हटता जाएगा। ठीक है, ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसको क्या बोलते हैं, तो ऊपरी परत को बोलते हैं परपटी। क्या बोलते हैं, परपटी। ठीक है, ऊपरी परत को परपटी बोलते हैं। ठीक है, अब परपटी जो है ये पतली परत होती है और 35 किलोमीटर तक, कितना होता है, 35 किलोमीटर तक। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 35 किलोमीटर तक होता है, जिसे परपटी कहते हैं। उसके बाद जो है यानी और सब अगर 35 किलो और समुद्र के तल से 5 किलोमीटर, समुद्र के तल से 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है महाद्वीपीय सन्निहिता का मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना होता है। ध्यान रखेंगे महाद्वीपीय सन्निहिता मुख्य रूप से सिलिका तो होता है, लेकिन क्या होता है, एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना होता है। ठीक है, एल्यूमिना होता है। अब महासागर की परपटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बना होता है, मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बना होता है। तो इसलिए जो है दोनों ऑप्शन गलत हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखें। तो अमावस्या के दिन नहीं, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अमावस्या के दिन नहीं। ठीक है, तो क्या दिया, असत्य कथन पूछा है ना, तो ये तो सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा पे बहुत बड़ा गड्ढे और बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं जो आपको छाए के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णिमा के दिन हम देखा जा सकता है। अमावस्या के दिन आप चंद्रमा को कैसे देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा दिया है, जियोमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है। तो जियोमेट्री का अर्थ क्या होता है, जियोमेट्री का अर्थ है पृथ्वी का मापन होता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है, जियोमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, और जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन होता है। जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन, और जियोमेट्री का अर्थ है पृथ्वी का मापन होता है। तो ये तो ऑप्शन सही है, ये तो ऑप्शन सही है। उसके बाद ठीक है, और ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया को देखा जा सकता है, तो ये भी असत्य कथन है, ये भी असत्य कथन है। और ये क्या है, सत्य कथन है। दूसरा सत्य कथन। तीसरा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा पर कौन कदम रखे थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। और पूछा है कि असत्य कथन को बताइए, ठीक है, ठीक है, असत्य कथन को, तो सॉरी 1869 दिया है, 1869 नहीं होगा, ठीक है, ये 1869 दे दिया, हम ध्यान नहीं दिए, ध्यान रखेंगे 1969, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। और उसके बाद पहला भी ऑप्शन गलत है, यानी सही क्या है, ये है, ये सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको सस्पेंस में कर दिया है। तो असत्य कथन पूछा है, तो ये असत्य है और ये असत्य है, 1 और 3 असत्य है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है, कथन अंतर्भेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने के कारण के पश्चात महीन दानों की तरह होती है। तो अंतर्भेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह होती है, तो इसको समझेंगे हम लोग बाद में, पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा कारण दिया है अंतर्भेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है। तो अंतर्भेदी जो है आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है, ये तो ऑप्शन दूसरा कारण जो है सही दिया है, ध्यान रखेंगे। वास्तव में आग की तरह जो, ठीक है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, या द्रवित जो मैग्मा निकलता है, द्रवित जो मैग्मा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, लावा के रूप, लावा भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो पृथ्वी के क्या है, आंतरिक भाग से निकल कर, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर, ठीक है, ये क्या करता है, सतह पर आता है। और जब ये द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तब ये क्या होता है, तेज़ी से जो है क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है, तेज़ी से क्या हो जाता है, ये ठंडा होकर ठोस बन जाता है, ठीक है, तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। और परपट्टी पर, ठीक है, पृथ्वी के जो ऊपरी परत है, परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं, तो बहिर्भेदी आग्नेयशैल कहते हैं, बहिर्भेदी आग्नेयशैल कहते हैं। यहाँ पे अंतर्भेदी दिया है, ठीक है, यानी पृथ्वी के अंदर बहिर्भेदी अंतर्दाय आग्नेयशैल कहते हैं, ठीक है। और इनकी संरचना क्या होता है, तो महीन दानों वाली होती है, यानी जो बाहर में लावा निकल करके, ठीक है, धीरे धीरे जो तेज़ी से जमता है, वो महीन दानों की तरह सेल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए क्या है इसका, तो उदाहरण के लिए आप ध्यान रखेंगे, बेसाल्ट दक्कन पठार या बेसाल्ट शैल से बना है, ठीक है, ये बहिर्भेदी ज्वालामुखी का उदाहरण है। बेसाल्ट या दक्कन पठार बेसाल्ट शैली से ही बना है, ठीक है। और द्रवित मैग्मा द्रवित मैग्मा जो है कभी कभी क्या होता है कि द्रवित मैग्मा जो है कभी कभी, यानी ये पृथ्वी है, तो ये कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो है पृथ्वी के अंदर ही यानी अंतर्भेदी कहा जाता है, पृथ्वी के अंदर ही, ठीक है, धीरे धीरे जो है जो इसकी लावा जो है ठंडा हो जाती है, धीरे धीरे इसकी लावा जो है क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। और बड़े दाने के रूप में, ठीक है, तो बड़े दाने के रूप में हो जाती है, ठीक है। जैसे इससे क्या बनता है, तो जैसे ग्रेनाइट का ये उदाहरण है, ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट का उदाहरण है, और बड़े दाने के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है अंतर्भेदी आग्नेय शैल का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों, तो बाहर वाला होता है, अंतर्भेदी में बड़ा दाना होता है, ध्यान रखेंगे, अंतर्भेदी में बड़ा दाना होता है और बाहर वाला में महीन दाना होता है। दूसरा दिया अंतर्भेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है, तो ये तो सही है, कारण तो सही है, लेकिन कथन गलत है। तो इसका इसलिए जो है 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर डी हो जाएगा। आर जो है कारण सत्य है और ए असत्य है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। तो दक्कन का पठार जो है ये बेसाल्ट शैलों से बना है, बेसाल्ट शैलों से बना है, तो ये अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार कौन सा शैलों से बना है, पठार बेसाल्ट शैलों से बना है, ठीक है। तो
पहला क्या हो गया, पहला तो सही हो गया। दूसरा ध्यान रखेंगे, अग्नेय सेल को द्वितीयक सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल को क्या कहते हैं, तो द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, द्वितीयक सेल नहीं कहते हैं। अग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, ध्यान रखेंगे, प्राथमिक सेल कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट, ग्रेनाइट जो है प्राथमिक सेल का, सॉरी बेसाल्ट जो है प्राथमिक सेल का उदाहरण है, और ग्रेनाइट जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है, द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा है, बेसाल्ट अंतर्भेदी अग्नेय सेल, बेसाल्ट अंतर्भेदी अग्नेय सेल, जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी अग्नेय सेल का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको, तो ये भी गलत है, चौथा भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका असत्य कथन पूछा है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, अग्नेय सेल का द्वितीयक सेल भी कहा जाता है, तो अग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। ग्रेनाइट, तो ये भी यानी 2, 3 और 4 तीनों गलत है, 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4 असत्य कथन का पहचान करें, असत्य कथन का पहचान करें। तो इसका जो है 2 और 4 सिर्फ दिया है, 2 और 4 दिया है सिर्फ। तीसरा क्या है, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट। ठीक है, तो ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो ये सही है, तीसरा सही है, यानी 2 और 4 जो है असत्य कथन है, दूसरा और पहला सही है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर का अर्थ पर्यावरण होता है। फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर का अर्थ पर्यावरण होता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, एनवायरोनेर का। ठीक है, फ्रेंच शब्द क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा पड़ोसी। क्या हो जाएगा, पड़ोसी। ठीक है, तो ये भी, ये पहला वाला जो कथन गलत है, तो पहला गलत है। एनवायरोनेर का अर्थ क्या होता है, पड़ोसी, ध्यान रखेंगे, पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन गलत है, यानी इसका जो है डी आंसर हो जाएगा। चिकनी मिट्टी स्लेट पर चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। कथन 31 देखते हैं, हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमालय जो है हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, इसमें भी असत्य कथन को पहचानने बोला है। ठीक है, तो ये तो सही है। हिमालय जो हिमाद्री के किस में स्थित है, ये सबसे उत्तर में से उत्तरी श्रृंखला को क्या बोला जाता है, बृहत हिमालय या हिमाद्री बोला जाता है। बृहत हिमालय सबसे उत्तरी में स्थित श्रृंखला यानी पर्वत श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है, महानदी कावेरी तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। तो महानदी कावेरी तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है असत्य कथन की पहचान करें बोला है, असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
32 नंबर प्रश्न है, नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है। तो नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है। ठीक है, तो क्या पूछा है, असत्य चुने, असत्य चुने। तो पहला तो सत्य है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है। तो ये भी गलत है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, नेपाल की जो सीमा है, नेपाल की सीमा 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, कौन कौन सा, तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश जो आपका दिया हुआ है, बिहार, ठीक है, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद जो है सिक्किम और उत्तराखंड। तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन दिया है कि भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। तो भूटान की सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है। ध्यान रखेंगे, भूटान की सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है। वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सॉरी, भूटान की जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगती है, यानी 4 राज्यों से सीमा लगती है। ठीक है, तो दूसरा तो गलत हो गया, 3 दिया है, 1 नहीं दिया, असम नहीं दिया है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन देखें, बांग्लादेश की सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है। बांग्लादेश की सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है। तो ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल दिया है, उसके बाद जो है मेघालय दिया है, सही है, उसके बाद जो है त्रिपुरा दिया है, तो ये भी सही है, उसके बाद असम दिया है, वो भी सही है। ठीक है, मिजोरम नहीं दिया है। तो ध्यान रखेंगे बांग्लादेश की सीमा जो है मिजोरम से भी लगती है, तो मिजोरम नहीं दिया है। ठीक है, तो मिजोरम भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए 2 और 3 इसका गलत है ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन गलत है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, बी जो ऑप्शन है असत्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है, पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका बी हो जाएगा। जीवधारियों को आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर ध्यान दें, कथनों पर ध्यान दें। पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही क्रूड है। ठीक है, तो पृथ्वी का आयतन का केवल 1% हिस्सा है। ठीक है, 15% हिस्सा दिया है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग इसमें 1% हिस्सा जो है पृथ्वी के, ठीक है, आयतन का 1% हिस्सा क्या है, परपटी है, जो ऊपरी भाग है पृथ्वी का, परपटी 1% हिस्सा है। जो 84% मेटल एवं 15% हिस्सा जो है क्रूड का है। 15% हिस्सा किसका है, क्रूड का है। तो ये तो ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। परपटी के नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है लैटिन शब्द सेडिमेंटम का अर्थ रूप परिवर्तन है। सेडिमेंटम का अर्थ क्या दिया है, रूप परिवर्तन है। तो रूप परिवर्तन नहीं है, सेडिमेंटम का लैटिन में अर्थ होता है स्थिर। क्या होता है, स्थिर होता है। तो ध्यान रखेंगे सेडिमेंटम का लैटिन में अर्थ क्या होता है, स्थिर होता है, स्थिर होता है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है, रूप परिवर्तन दिया है। तो इसलिए जो है कथनों पर ध्यान दें। और क्या पूछा है इसको हम लोग देख लेते हैं। सत्य कथन चुने, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, गैस और तरल पदार्थों के बने हैं। ठीक है, असत्य कथन को चुनना है, असत्य कथन, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठोस पदार्थों से बने हैं।
ठीक है। जो है बाह्य ग्रह जो है वो गैस और तरल पदार्थों से बने हैं और आंतरिक ग्रह जो है वो ठोस पदार्थों से बने हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आते हैं, तो ये तो दूसरा ऑप्शन सही है। बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर हैं वे चट्टानों से बने हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वो जो है गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बाह्य गैस में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ठीक है, नेपच्यून आते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है 1 और 3, ठीक है, असत्य कथन पूछा है, तो 1 और 3 जो है असत्य है। 1 और 3 ध्यान रखेंगे, 1 और 3 जो है असत्य है, बाकी 2 और 4 जो है इसका ऑप्शन सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन ही सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। ठीक है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जान सकते हैं। दिया है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जान सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका जो हो जाएगा 36 नंबर का, तो अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप करके अपने स्थान के देशांतर दिया है ना, तो देशांतर नहीं अक्षांश को जान सकते हैं। ठीक है, किसको जान सकते हैं, तो अक्षांश को जान सकते हैं। ध्यान रखेंगे, अक्षांश को जान सकते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के अक्षांश को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है, तो सही कथन चुने तो इसका केवल 2 सही हो जाएगा, यानी इसका 20 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है। थोड़ा सा हम लोग स्पीड से चलेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि अभी 37 क्वेश्चन ही बना, अगर इसको पूरा डिटेल से करते हैं तो। ठीक है, तो आइए अब स्पीड से चलते हैं। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है, तो ध्यान रखेंगे ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होता है। ऊपरी मृदा को ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होता है, बिल्कुल सही है। बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा होता है, मध्यम वाला। अपक्षयित चट्टाने पदार्थ तीसरी है और जनक चट्टाने जो है चौथी है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं, सॉरी, इसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कूट के हिसाब से 1 2 3 4, पहले ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा, अपेक्षायित चट्टाने मृदा और जनक चट्टाने। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कथनों पर विचार करें। ठीक है, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और मंगल को पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति और मंगल दिया है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कौन कौन सा हो जाएगा, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अभी हमने बताया था बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं, बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं। पृथ्वी के पास एक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं और बृहस्पति के पास जो है 53 उपग्रह हैं और शनि के पास भी 53 उपग्रह हैं और यूरेनस के पास 27 उपग्रह है और नेपच्यून के पास 13 उपग्रह है। ठीक है, तो शनि के पास तो ज़्यादा है, बृहस्पति और शनि के पास जो है उपग्रहों की संख्या अधिक दिया है, लेकिन यूरेनस दे दिया, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका ना 1 सही है ना 2 सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथनों पर विचार करें। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, बिल्कुल सही है।
ठीक है। पहला जो है क्या है, सही है, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना दे दिया, आंध्र प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन गलत। ध्यान रखिएगा, 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है और 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। शीतोष्ण तो ठंडा हो गया, उष्ण कटिबंधीय जो है कहते हैं, यानी गर्म वाला क्षेत्र है, गर्म वाला क्षेत्र। कर्क और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र क्या कहते हैं, गर्म वाला क्षेत्र होता है, और गर्म वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और शीतोष्ण कटिबंध क्या हो गया, ठंडा क्षेत्र। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो 2 और 3 ऑप्शन क्या है, इसका गलत है। तो यहाँ असत्य कथन पूछा है, तो इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाए। 2 और 3 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है जीवमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीवमंडल के संबंध में दिया है, ठीक है। तो 40 का जो है पहला ऑप्शन सही है। जीवमंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, कूट का प्रयोग करें, कूट का प्रयोग। तो दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। दोनों ऑप्शन कर असत्य उत्तर चुने, असत्य दोनों ऑप्शन जो है गलत है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापी जाती है। वो कोई क्वेश्चन खास नहीं था, ध्यान रखेंगे, उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल, ठीक है। रिएक्टर स्केल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टर स्केल इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, कहाँ पे हम लोग थे, 40 नंबर थे, इधर हम लोग को आना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये नहीं देखा है, इसको पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 41 नंबर, स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 41 नंबर क्वेश्चन है। तो स्थल मंडल आलेख प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन क्या है, सत्य है। दूसरा है स्थल मंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन है स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है। तो ये बिल्कुल सही है, स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है, एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है अंतर्जनित बल कहा जाता है, यानी एंडोजेनिक बल कहा जाता है। एक्सोजेनिक नहीं हो जाएगा, एंडोजेनिक, ठीक है, या अंतर्जनित बल कहा जाता है, एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो ये तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, ध्यान रखेंगे। अंतर्जनित या एंडोजेनिक बल क्या है, तो एंडोजेनिक जो है फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स के बारे में पहले जानें। तो ध्यान रखेंगे, अंतर्जनित बल और एंडोजेनिक बल, ठीक है। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे क्या कहते हैं, तो एंडोजेनिक बल कहते हैं, एंडोजेनिक बल कहते हैं, ठीक है, एंडोजेनिक बल कहते हैं, ठीक है। और जो बल जो है पृथ्वी के
सतह पे पृथ्वी के सतह पे घटे उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी के सतह पे घटित हो उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी के अंदर में घटित हो उसे एंडोजेनिक बल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसलिए जो है पहला का इसमें दे दिया और इसमें का इसमें दे दिया, तो यानी इसका डी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन सा आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होता है? ठीक है, तो इसका जो है आपको ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। केवल 1 और 2, भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, भूकंप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 44 का इसको कूट के हिसाब से देखा जाए तो 44 का जो है तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तीनों ऑप्शन, तो इसको तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं क्या है। तो भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थानों को अधिक केंद्र कहते हैं, तो ये भी दोनों सही है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होता है, तो ये भी सही है। अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, बोल रहा है बढ़ती जाती है, तो ये आपको गलत है, यानी 1, 2 और 3 इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। पी तरंगे जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंग दिया है, तो पी तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। क्या होती है, तो अनुदैर्घ्य, ध्यान रखेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और एस तरंग जो है, एस तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। एस तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। और एल तरंग क्या होता है, पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। एल तरंग को पृष्ठीय तरंग कहते हैं। पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग, एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग पृष्ठीय तरंग होती है। ठीक है, भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पी तरंग हो जाता है अनुदैर्घ्य, एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग पृष्ठीय तरंग होती है। ठीक है, तो क्या दिया है, विचार करें। तो इसमें जो है कौन सा गलत है, तो पी तरंग जो है गलत है, यानी 1 गलत है, 2 और 3 सही है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। असत्य को चुने, असत्य को चुने। ठीक है, तो 45 का 1 और 2, 1 और 2, केवल 1 और 2। ठीक है, 1 जो है क्या है, गलत है। एल तरंग जो है पृष्ठीय तरंग होती है, अथवा 1 और 2। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही था, सॉरी एक बार देख लेते हैं इसको, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। पी तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो असत्य ये हो गया, पहला तो ये सही असत्य हो गया। दूसरा एस तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, तो एस तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग, तो ये भी गलत है। और तीसरा क्या है, एल तरंग का को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, ये सही है। तो इसमें 3 सही है, तीसरा सिर्फ सही है, तो असत्य कथन चुनने बोला है, तो 1 और 2 सही है, यानी इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है, तो अभी हम लोगों ने देखा रिएक्टर स्केल से। 47 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने का क्रिया को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो यह अपर्दन नहीं कहते हैं। ठीक है, अपर्दन इसे नहीं कहते, यानी क्या पूछा है, कथन सत्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भू उद्देश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं। भू उद्देश्य से जल, पवन और एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं। तो इसमें जो है दोनों गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 48 नंबर क्वेश्चन, नदी के जल से अदस्य भूमि का अपर्दन होता है। ठीक है, इसमें भी सत्य कथन बताना है, तो इसमें जो है सत्य कथन, ठीक
ठीक है। 48 का सिर्फ 3 है। 48 का जो है नदी मैदानी भाग में विसर्प का निर्माण करती है, ये जो है कथन सही है सिर्फ, तो ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्कोर ले चलेंगे। नेक्स्ट है, विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाती है, एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं, वह संरचना है। तो 49 नंबर का आपको जो है 49 नंबर का इसका जो है क्या हो जाएगा, जलप्रपात नहीं चाँप झील कहा जाता है। क्या कहते हैं, चाँप झील कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 से मिलान करना है, तो इसको पूरा हम लोग देख लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। तो पहला दिया एंजोल जलप्रपात, एंजोल जलप्रपात, तो क्या हो जाएगा, एंजोल जलप्रपात क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में है। एंजोल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, वेनेजुएला में। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ पे है, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया जलप्रपात, तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पे है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे है, ठीक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा यानी अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में है, ठीक है। एंजोल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में, ये तो दिया है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में, और विक्टोरिया जलप्रपात ये अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे के सीमा पे है, ठीक है। तो इसका जो है 50 का आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नदी की उत्पत्ति तटों को क्या कहते हैं, नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं, नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन। तो तटबंध कहते हैं, क्या कहते हैं, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदी मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 52 का केवल क्या पूछा है, सत्य कथन, तो इसमें केवल 2 सही है। केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहाँ पर अवसादों का संग्रहण होता है, जहाँ पर वह अवसादों का संग्रहण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 53 नंबर पे उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, ध्यान रखेंगे, कोई इसमें से सही नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 54 का, समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर डैश का निर्माण करती है, तो 54 नंबर का हो जाएगा आपको समुद्री पुलीन, ठीक है। क्या चीज़ का निर्माण करती है, तो समुद्री पुलीन का निर्माण, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, हिमनद के किनारे द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सेल रेत एवं तल छट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो 55 का आंसर हो जाएगा आपको हिमनद हिमोड। नेक्स्ट है 56 नंबर का, मिलान करना है कोड के साथ, इसको हम लोग देखते हैं। तो 56 नंबर तो छत्रक शैल दिया है, छत्रक शैल, तो ये ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है, उसे क्या कहते हैं, छत्रक शैल। बालू टिब्बा, तो इसको कहते हैं रेगिस्तान में पवन के बहाव को रोकने से रेत द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। लोयस क्या है, तो लोयस से ध्यान रखेंगे महीन एवं हल्के बालू के कण जिसे पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र से निक्षेपित कर स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, उसे लोयस कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 57 नंबर, तो इसका जो है इसका सी आंसर सही हो जाएगा। सभी तीनों ऑप्शन क्या है, सत्य है। देख लेते हैं, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर
निर्भर हैं, बिल्कुल सही है। यह सूर्य की किरणों की हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है, सही है। यह वह वायु राशि है जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वायु में प्रचुरता से मिलने वाले तीसरे गैस है, वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वो गैस कौन सा है, तो वो गैस तीसरी गैस आर्गन हो जाएगा, ठीक है। वायु में जो है नाइट्रोजन दिया है तो सबसे ज़्यादा वायु में रहता है, 78% रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना है, तो 0.03% है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे, नाइट्रोजन के बाद 21%, ध्यान रखिएगा 21%, नाइट्रोजन 78%, ठीक है। और आर्गन पूछा है तो आर्गन कितना रहता है, तो 0.93%, 0.93%। तो वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस बोला है, तो तीसरी गैस कौन सा हो जाएगा, तो तीसरी गैस आर्गन ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन पहला स्थान पे, ऑक्सीजन दूसरा स्थान पे, और आर्गन तीसरा स्थान पे, और कार्बन डाइऑक्साइड चौथा स्थान पे, और अन्य सभी जो है पाँचवें स्थान पे आ जाएंगे। तो तीसरी स्थान पे आर्गन ही है, ध्यान रखेंगे। वायु चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 59 नंबर का है, तो 59 का कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य है, ध्यान रखेंगे। वायु गर्म होती है तो फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे चली जाती है, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सर्वप्रथम का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करता है। क्योंकि आज आप देख ही रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन आज जो है गाड़ी मोटर से जो है कई टन जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुका है, और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कारण है जो जलवायु को प्रभावित कर रहा है। यानी कभी कम समय में ही जो है गर्मी पड़ जा रहा है, कभी अधिक समय में वर्षा समय से नहीं हो पा रही है, तो इसी को बोला जाता है जलवायु को प्रभावित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर, ठीक है। क्षोभ मंडल, मिलान करना है वायुमंडलीय परत और विशेषताएं। तो क्षोभ मंडल में क्या होती है भाई, तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचली परत है, और इसी में जो है मौसम सभी घटनाएं जो है का रंगमंच है। समताप मंडल, ठीक है। तो समताप मंडल आपको दिया है, तो ये हो जाएगा आपका ओजोन परत। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत की प्राप्ति होती है, ओजोन परत की प्राप्ति होता है। मध्य मंडल में क्या होता है, तो मध्य मंडल में उल्का पिंडों का विनाश हो जाता है। मध्य मंडल में उल्का पिंड जो है, जो भी उल्का पिंड मध्य मंडल से टकराते हैं, ठीक है, वहीं पे जो है वो जल जाते हैं। आयन मंडल में क्या होता है भाई, तो आयन मंडल में जो है रेडियो संचार के लिए आवश्यक है, रेडियो संचार के लिए आयन मंडल है। और बहिर्मंडल क्या है, हीलियम एवं हाइड्रोजन की प्राप्ति, हीलियम और हाइड्रोजन की प्राप्ति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 न का, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वात दिग्दर्शी का कार्य है, वात दिग्दर्शी का क्या कार्य है, ठीक है। वात दिग्दर्शी का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है वायु की दिशा का दर्शन, वायु की दिशा को दर्शाना कार्य है वात दिग्दर्शी, बात से ही स्पष्ट है। निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसमें कथन सत्य पूछा है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है, ठीक है, तो इसको देखना बेकार है। निम्न कथनों पर विचार करें, तो 64 का इसमें जो है केवल दूसरा सही है। कम तापमान वाले क्षेत्र में आकाश बादल रहित होते हैं, कम तापमान वाले क्षेत्र में आकाश
बादल रहित होते हैं, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट 65 नंबर है, पवनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पवनों के संबंध में निम्न कथनों पर क्या कह रहा है कि विचार करें, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। यानी व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती है। व्यापारिक पश्चिम और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं। स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलते रहते हैं। स्थानीय पवनें जो है छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलते रहते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आर्द्रता का संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका जो है कोई सही नहीं है, इसमें जो है कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है, किस वायुमंडल वायु दाब पेटी को हार्स अक्षांश भी कहा जा सकता है? हार्स अक्षांश भी कहा जा सकता है। तो उपोष्ण वायु दाब की पेटी को जो है हार्स अक्षांश भी कहा जाता है। उपोष्ण वायु दाब की पेटी को हार्स अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें कोई कथन जो है सत्य नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है 69 का? ठीक है, तो इसमें जो कथन सही है सी है, मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। मृत सागर जो है इजराइल एवं जॉर्डन, ध्यान रखेंगे, इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें सही उत्तर चुनने बोल रहा है, तो इसमें जो है कथन सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन सही है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है, जिन्हें तरंग कहते हैं। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तरंग। सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है। सुनामी का एकमात्र कारण क्या है? भूकंप है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का सिर्फ केवल 1 सही है, सिर्फ 1 सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न का 1 और 2 सही है। ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। असत्य कथन है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों असत्य कथन है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। कथन पर विचार करें 72 नंबर, तो इसमें जो है 2 सही है। ब्रह्म कमल एक लेटेक्स प्रदान करने वाली वनस्पति है। ब्रह्म कमल एक लेटेक्स प्रदान करने वाली वनस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कथनों पर विचार करें। 73 नंबर प्रश्न है, कथनों पर विचार करें। तो इसमें से केवल 1 जो है कथन सत्य है। ठीक है, कारगिल सिंधु नदी के बाईं ओर जबकि लेह सिंधु नदी के दाईं ओर अवस्थित है। ठीक है, कारगिल जो है सिंधु नदी के बाईं ओर और लेह जो है सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। लेह सिंधु नदी के दाईं ओर अवस्थित है। ठीक है, 73 नंबर, तो ध्यान रखेंगे इसको, यानी केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। ठीक है, दोहरा गोम्पास सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। तो ये जो है ऑप्शन 73 का ये वाला गलत है, पहला सही है। कथनों पर विचार करें। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, लेह लद्दाख और लेह से होकर गुजरती है, जो अभी अभी आपने देखा कि दाईं ओर स्थित है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सहायक नदी सिंधु नदी के बाईं तरफ मिलने वाली सहायक नदी है, तो ये भी यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करें। 75 नंबर, तो इसमें जो है केवल 2 सही है, 2 ऑप्शन जो है। अब इसका जो है सत्य पूछा है, असत्य देख लेते हैं। असत्य कथन, तो 2 असत्य, पहला सही है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला कथन सत्य है, दूसरा जो है असत्य है। पहला कथन सही है। गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्प्रिन अथवा इब्रोप्रोफेन जैसी
पीड़ानाशी दवाइयाँ जिम्मेदार है। ठीक है, दूसरा कथन असत्य है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो है केवल 2 असत्य है। कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 76 का आपको जो है 76 का केवल 1 सही है, यानी 1 सही है। सीट्स का विस्तार द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजर्ड स्पेसीज ऑफ विल्ड फाउना एंड फ्लोरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्र की पारिस्थितिकी एकता का रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो 77 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान इसको आंसर हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं, कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें कोई कथन सही नहीं है, कोई कथन जो है सही नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है केवल 1 सही है। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टाने पदार्थ का होता है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें 80 का, तो इसमें जो है 2 और 3 इसका ऑप्शन सही है। केवल वनस्पति प्राणी जात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। केवल ऊंचा वच तुंगता ही मृदा के संचय को निर्धारित करता है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला में विकसित मछलियों के मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको सेल्यूलोर कृषि का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, सेल्यूलोर कृषि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंतरिम बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया, ध्यान रखेंगे, रक्षा मंत्रालय को जो है आवंटित किया गया है। और रक्षा मंत्रालय को कितना रुपया दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे 6.1 लाख करोड़ आवंटन किया गया है। रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ दिया गया है। और दूसरा स्थान पे कौन आता है, तो दूसरा स्थान पे आ जाएगा सड़क एवं परिवहन मार्ग, सड़क और परिवहन मार्ग दूसरा स्थान पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। तो सूरत हवाई अड्डे को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और प्रधान नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी विश्व आर्थिक मंच यानी के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक के 85 का बी हो जाएगा, जन्निक सिनर ने जीता है। जन्निक सिनर जो है ये इटली के खिलाड़ी हैं। जन्निक सिनर कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो इटली के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। और किसको हराए हैं, तो डेनियल माददेव को हराए हैं। ठीक है, डेनियल माददेव को हराए हैं। गर्ल्स में ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीती है, तो गर्ल्स में ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जीती है उसका नाम याद रखेंगे, अरीना सबालेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 86 नंबर, तो इसमें जो है केवल दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, थिरोटा इसकी सहायक नदी में से एक है। तो चिनाब नदी की सहायक नदी थिरोटा इसकी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, और चिनाब जो है चंद्र और भागा से मिलकर के बनी हुई है। हिमालय से चंद्र और भागा से मिलकर के जो है चिनाब नदी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्सर्जन के संदर्भ में हाइब्रिड वाहनों और पारंपरिक वाहनों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही हैं। तो 87 का आपको बी सही हो जाएगा। हाइब्रिड वाहन समग्र कम उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं, कम उत्सर्जन का
उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के बारे में सत्य कथन सही कथन ज्ञात कीजिए। तो 88 नंबर का सिर्फ पहला कथन सही है। SPI कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुआ की आबादी का आकलन करने का उद्देश्य से पहला अभ्यास है। SPI ध्यान रखेंगे, SPI। और जलवायु पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने ये जो है आकलन स्टार्ट किया था। और कौन सा योजना है? SPI, ध्यान रखिएगा, SPI है। और सबसे ज़्यादा जो है हिम तेंदुआ हैं वो कहाँ पे हैं? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा लद्दाख में हैं 477। और पूरे भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या कितनी है? तो 718 है, 718 है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है? 89 का। तो ये जारी किया है वित्त मंत्रालय ने जारी किया है, वित्त मंत्रालय ने जारी किया। नेक्स्ट है, चित्री मुहाना कहाँ स्थित है? चित्री मुहाना कहाँ स्थित है? तो चित्री मुहाना जो है केरल में स्थित है। चित्री मुहाना कहाँ स्थित है? चित्री मुहाना जो है केरल में स्थित है। और चित्री मुहाना एक तटीय क्षेत्र को संदर्भित करता है, ध्यान रखिएगा। चित्री मुहाना एक तटीय क्षेत्र को संदर्भित करता है और जहाँ एक नदी समुद्र से मिलती है जिससे खारे पानी का वातावरण बनता है, जिससे जो है खारे पानी का वातावरण बनता है। अब 91 नंबर क्वेश्चन देख लें। CARES वेब पोर्टल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो है जुड़ा हुआ है आपको कोयला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। CARES वेब पोर्टल जिसे हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, ये कोयला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। CARES, ध्यान रखेंगे, कोयला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने इसे संगठित किया है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संपीड़ विवाह के संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस एक को विनियमित करना है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रिश्ते की निषिद्ध डिग्री के भीतर विवाह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें कोई कथन जो है इसका सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? ठीक है, तो 2024 में ये प्रदान किया गया है किसको? तो 94 नंबर का आंसर हो जाएगा आनंद कुमार को। और इससे पहले गोल्डन वीज़ा दिया गया था शाहरुख खान को, ठीक है, शाहरुख खान को, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ठीक है, पहला कथन है, 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-21 में एनीमिया के व्यापकता में वृद्धि 54.1% तक और 59.1% वृद्धि महिलाओं में 15 से 19 साल के लोगों में है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। कथन 2 दिया है, वृद्ध महिलाओं में आयरन से भरपूर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का सेवन 15 से 19 की अवधि के लिए वर्षों में वृद्धि 2019-21 में हुआ। तो इसमें दिया है कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन सी सही है, ठीक है। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UCG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 96 का केवल 2 सही हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा? तो केवल 2 सही है। वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उल्लिखित उच्च शिक्षा सुधारों के लिए कार्यान्वयन निकाय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 97 का जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का मार्गदर्शन में तैयार किया गया आर्थिक सर्वेक्षण। यह भारत की GDP वृद्धि, मुद्रास्फीति दर
और प्रक्षेपण विदेश मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे पर एक दृष्टि देता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, यानी आपको 97 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है? तो मेकांग नदी जो किस देश से होकर के बहती है? तो ये चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ध्यान रखेंगे, मेकांग नदी जो है चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर के बहती है, ठीक है। और मेकांग नदी की लंबाई कितनी है? तो 2700 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, मेकांग नदी की लंबाई कितनी है? 2700 किलोमीटर है। यह 6 एशियाई देशों से होकर बहती है, 6 एशियाई देशों से होकर बहती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 99 नंबर क्वेश्चन। तो 1, 2 और 3 कथन जो है गलत कथन बोल रहा है। तो 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है? इसका गलत है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने संयुक्त रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना की है? तो 100 का आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। तो यहाँ तक रहा दोस्तों 100 क्वेश्चन। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मिक्स स्टडी ज्वाइन करके वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और कुछ दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और आप इससे जो है मुझे सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।